नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत की जनगणना का एक इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो हो जाता है जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज का ये लास्ट वीडियो हो जाता है आज का। इसके बाद आपको कल या परसों में जो है एक मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी। जो हमने अब तक पढ़ाया है वो सारी कंपाइल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और एक मैराथन के रूप में हम इसको आपके सामने लेकर आएंगे। और ये कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास बैठेगी। और ये पूरा जो कंटेंट है, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या उससे जुड़े हुए किसी भी तरह की जो है आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है आपका ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो भारत की जनगणना से संबंधित। और जनगणना के जो आंकड़े हैं ये अभी यहाँ पर आपको 2011 के ही मिलते हैं। ठीक है, 2000 के बाद जो है अभी तक जनगणना नहीं हुई है। और 2011 की जनगणना से एक दो क्वेश्चन तो आपका हर बार हर परीक्षा में जो है आपसे पूछा भी जाता रहा है, और ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए डिटेल वाइज जो है इसको हम कोशिश करेंगे पढ़ने की, और सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको बताएंगे आपको। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर ये हो जाती है हमारी 16 नंबर का जो टॉपिक है, और ये हो जाता है भारत की जनगणना। और यहाँ सबसे पहले कहा गया है जो भारत की जनगणना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी जो 1595 में रचित हुई थी, उसमें भी जो है जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अबुल फजल द्वारा जो लिखित है आईने अकबरी, उसमें जो है आपको जनगणना का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। तो दो जगह आपको बतानी है, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाता है और दूसरा हो जाता है अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी। तो दो जगह पर आपको जो है जनगणना का उल्लेख देखने को मिल जाता है। इसके बाद ब्रिटिश भारत में जो पहली है, ब्रिटिश भारत में आपसे पूछी जाएगी सबसे ज़्यादा ब्रिटिश भारत की, और ये हो जाती है 1872 में। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है जनगणना हो जाती है, और ये नियमित नहीं थी। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा पहली जनगणना कब हुई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1872। आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहले जो आपकी नियमित जनगणना हुई है, नियमित जो हुई है, तो नियमित हुई है ये 1881 में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये बन जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको समझना है। तो पहली पूछी जाएगा तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हो जाती है पहली जनगणना। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो दूसरी है हमारी, और ये आ जाएगी 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। यानी उसी मॉडल पर जो है हमारी जनगणना होती है हर 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, तो ये कैसी हो जाती है, ये हुई है यहाँ पर नियमित। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अनियमित और नियमित। तो 1881 में जो है नियमित हो जाती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। सबसे पहले कब हुई है, 1872 में हुई है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद इस प्रकार 1872 में जो हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक 15 बार जो है जनगणना हो चुकी है। तो 15 बार हो चुकी है अब तक, अगर शामिल कर लिया जाता है 1872 को भी। और ये 15वीं कौन सी थी, तो 15वीं थी हमारी 2011 की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 2011 की जनगणना है वो है हमारी 15वें नंबर की जनगणना। इसके बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है ये हो जाती है 19 ईस्वी में, और जिसके जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपाला स्वामी। जो स्वतंत्र भारत की, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र भारत की कब हुई है, तो ये 1951 में हुई है। क्योंकि 1947 में जो है भारत यानी हमारा देश आज़ाद हो जाता है, और उसके बाद से जो है पहली जो स्वतंत्रता की थी तो ये हो जाती है 1951 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत में 15वीं थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। और स्वतंत्र भारत की हो जाती है ये 7वीं। इससे पहले जो हुई है वो जो है ब्रिटिश के अधीन था भारत, उस समय हुई थी, और उस समय हुई है 8 जनगणना। और उसके बाद जब अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो 7वीं जनगणना ये हो जाएगी। क्योंकि 1951 से लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं 51, 61, 71, 81, 91 और फिर 2001 और 2011,
तो ये 7वीं जनगणना यहाँ पर हमारी हो जाती है। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। 21वीं सदी की दूसरी है क्योंकि पहले हो जाती है 2001 में और फिर हो जाती है आपकी 2011 में। क्वेश्चन कितने बनते हैं जनगणना से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15वीं जनगणना 2011 में हुई है। इसका जो नारा था ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये हो जाता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाती है जो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है और वनडे एग्जाम में भी ये आपसे पूछी जाएगी। 15वीं जनगणना का जो शुभांकर है वो हो जाता है परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका हो जाती है 15वीं जनगणना का शुभंकर। देश की जनगणना संघ सूची का विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, अर्थात यहाँ कहा जाएगा जनगणना का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के निर्देश में ही किया जाएगा। इसके बाद जनगणना संगठित केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। तो इनके अंडर में, इनकी देखरेख में जो है इसका जनगणना का काम होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जनगणना आयुक्त देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है और जनगणना के आंकड़ों को भी जारी करता है। ठीक है, देश भर की जनगणना को जो है संबंधित जो उससे कार्य हैं उनको निर्देशित करेगा और उसके आंकड़े भी जो है फिर जारी करेगा। ये काम होता है जनगणना आयुक्त का। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को सितंबर 2010 में 1931 के बाद पहली बार स्वीकार कर लिया है। यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो जाति आधारित जनगणना थी सितंबर 2010 में, और ये 1931 में हुई थी, उसके बाद 2010 में हुई है। तो ये पहली बार हुई थी 1931 में और दूसरी बार हो जाती है 2010 में। तो इसको जो है स्वीकार कर लिया गया है और अलग से जून 11 से सितंबर 2011 के बीच में जो है ये संपन्न हुई है जाति आधारित जनगणना। भारत के जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक काल कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है। आपसे ये क्वेश्चन भी बनेगा, जो भारत में जनसंख्या है दशकीय वृद्धि में जो ऋणात्मक स्कोर है वो कब देखा गया है, ऋणात्मकता कब देखी गई है? तो ये देखी गई है 1911 से 1921 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 10 की वृद्धि जो ऋणात्मक देखी गई थी कितनी हो जाती है, तो -0.31% ये देखी गई थी। सारा जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है और इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता है आपकी परीक्षाओं में। डीप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया है यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी, उसमें आपने देखा हमारे जो क्वेश्चन थे उनका लेवल क्या रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात कही गई है। अगर अब की बात करेंगे तो अब तो जो है 2011 से 25 हो जाते हैं, कम से कम 14 साल। तो 14 साल बाद तो ये ग्राफ जो है चेंज हो गया होगा, लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो चीन के बाद दूसरा था। ये दूसरा था, लेकिन अब जो है अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से दूसरा है, लेकिन अगर अब बात करेंगे 2025 में तो 2025 में पहले स्थान पर आ जाता है जनसंख्या के मामले में। लेकिन अभी जो ऑफिशियल आंकड़े यहाँ पर हमारे पास नहीं आए हैं इसके, लेकिन जनसंख्या जो है चीन से ज़्यादा हो चुकी है, ये तो बात कन्फर्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद जब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, तो ये तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाएगा भारत का स्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला यहाँ पर बनता है हमारा टॉपिक 2011 की जनगणना थे उसके जो प्रमुख तथ्य थे, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन जो हैं देखे गए हैं जनगणना से आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जनगणना 2011 में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 35 राज्य थे उस समय और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर, और 640 जिलों में 5,924 उपजिले, 7,933 नगरों और 6,40,932 गाँवों को कवर किया गया था। ये बात है 2011 की जनगणना की। तो ये गांव आपसे पूछे गए हैं, एक परीक्षा में पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश में
कि भारत में कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 6,40,932 गांव वहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद 2011 के आंकड़ों में तेलंगाना के आंकड़े अविभाजित हो जाते हैं और आंध्र प्रदेश में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े अविभाजित और जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये दिए गए हैं। तो ये 2011 की जो जनगणना है वो 31 अक्टूबर से, इससे पहले के जो आंकड़े हैं, और अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये जो हैं आपके अविभाजित वहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि उस समय जो है ये अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। ठीक है, तो ये भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी, 2011 की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो जाती है आपकी 1,21,08,54,977। ये हो जाती है हमारी जनसंख्या भारत की। इसमें बात करेंगे अगर पुरुषों की, तो टोटल जो इनका प्रतिशत है वो हो जाता है 51.47%, और ये हो जाती है 62,32,70,258। ये हो जाती है पुरुषों की जनसंख्या। इसके बाद यहाँ पर महिलाओं की बात करेंगे तो 48.53% हो जाती हैं महिलाएं, और इनकी आंकड़ों में बात करेंगे तो 58 करोड़ हो जाती है, 75,84,719 हो जाती है महिलाओं की संख्या। यहाँ भी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि, जो वृद्धि दर है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है ये हो जाती है 1.97% से घटकर 1.64 हो गई है। और 10 के वृद्धि की बात करते हैं तो ये हो जाते 21.54 से घटकर 17.7% हो जाती है। इधर नागालैंड में 10 की वृद्धि जो ऋणात्मक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि कौन सा वो राज्य है जिसकी नकारात्मक 10 के वृद्धि दर देखी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहीं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका नागालैंड। कई बार ये परीक्षा में देखा भी गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 वर्ग प्रति किलोमीटर हो जाता है। कितना हो गया है जो जनसंख्या घनत्व हो जाता है भारत का? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अभी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और ये बढ़ता चला जाएगा अगर आपकी जनसंख्या बढ़ती रही। लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये 933 से बढ़कर 943 हो गया है 2011 में। शिशु लिंगानुपात ये आपका 927 से घटकर हो गया है 919। ठीक है, ये हो जाता है 0.0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो है गणना की जाती है शिशु लिंगानुपात में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो शिशु माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। भारत की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों की जो संख्या है वो हो जाते हैं 64.8% से बढ़कर अब 73% हो गई है। तो साक्षरता बढ़ी है, ये तो आप सभी जानते हैं। आजकल सभी अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। पहले ये जो स्थिति नहीं थी, पहले लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे। अब तो अच्छे स्कूल भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं और सभी तरह की जो है सुविधाएं भी हैं। घरों के पास में स्कूल बन गए हैं, पहले दूर दूर जाना पड़ता था, इसीलिए जो साक्षरता थी वो कम थी। ठीक है, और अब जो है साक्षरता ज़्यादा है, तो अब की बार तो और भी बढ़ जाएगी। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 75.26 से बढ़कर 80.9% और महिला साक्षरता हो जाती है 53 से बढ़कर 64.6%। याद रखना है आंकड़ा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। पुरुष साक्षरता हो गई है 80.9% और महिला साक्षरता हो गई है 64.6%। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एससी के व्यक्ति की जो कुल संख्या लगभग 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% भी हो जाता है। कुल की अगर बात करेंगे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगी 16.6%। इसके बाद 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर रही है 20.8%, तो 20.8% हो जाती है। इसके बाद 2011 में अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है ये हो जाता है 945। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए 2011 में अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है ये हो जाता है 945। ठीक, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन्हीं आंकड़ों से जो है आपके क्वेश्चन भी बनते हैं।
चाहे तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे दिया जाएगा, चाहे आपको विचार करने के लिए दे दिया जाएगा, चाहे आपको सुमेलित करने के लिए ये आंकड़े दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है हर तरह से तैयार रहना है, हमें केवल ये क्वेश्चन करना है बस। इसके बाद 2011 के अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात 945 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है, तो एसटी के व्यक्ति को जो कुल जनसंख्या है ये हो जाती है 10.43 करोड़। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाता है 8.6%। ठीक है, कुल जनसंख्या का बात करें, जिस तरह से 20.8% रही है, ये रही है आपकी एससी की, उसी तरह से एसटी की बात करेंगे तो 8.6% हो जाता है ओवरऑल जो हमारी भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इसके बाद यहाँ कहा गया 2011 में अनुसूचित जनजातियों का जो एसटी का लिंगानुपात है ये हो जाता है 990, और 2001 से 11 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों यानी एसटी की 10 के वृद्धि जो है ये हो जाती है 23.7%। ये हो जाती है अनुसूचित जनजातियों की 10 के वृद्धि। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.1% है और ग्रामीण जनसंख्या ये हो जाती है 68.9%। दोनों आंकड़े यहाँ पर आपको याद रखने हैं, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप आरओआरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप लोअर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में जो है ये आंकड़े आपसे पूछे जाते रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, ये सभी जानते हैं, और सबसे छोटा हो जाता है गोवा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये उत्तर प्रदेश है, और जबकि सबसे छोटा राज्य हो जाता है आपका सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कहा था क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं आपके, और यहाँ कहा गया है जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या आपकी पाई जाती है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 जो राज्य हैं घटते क्रम में, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घटता क्रम आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हो जाती है, जो हो जाती है 16.51% हो जाती है पूरे भारत की जनसंख्या का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, तो 9.28% पूरे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत हो जाता है। बिहार में पूरे भारत का 8.6% जनसंख्या निवास करती है, और लास्ट में आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, जो पूरे भारत की 7.54% जनसंख्या निवास करती है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले, न्यूनतम की बात हो रही तो सबसे कम, ये बढ़ते क्रम में चलेंगे हम, सबसे कम, सबसे उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे कम किस में है, तो सबसे कम हो जाती है आपकी सिक्किम में, और सिक्किम का जो प्रतिशत है वो हो जाता है 0.05%। ये हो जाता है भारत की जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक, इसके बाद मिजोरम की बात करते हैं तो पूरे भारत की जनसंख्या का हो जाता है 0.09%। अरुणाचल प्रदेश में 0.11% और गोवा में हो जाता है 0.12%। ये जो आंकड़े हैं भारत की जनगणना के टोटल का परसेंटेज आपका यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये कहा जाता है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व उसका कहा जाता है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में आपके कितने आदमी रहते हैं। ठीक है, उससे जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में ये निवास करते हैं, और इसको जो है जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। यानी यहाँ पर जो है अगर हमारे 830 आदमी रहते हैं तो इसको जो है घनत्व कहा जाएगा कि 830 इसका घनत्व हो जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का जो फॉर्मूला है कैसे निकाला जाता है, तो किसी स्थान पर कुल जनसंख्या और किसी स्थान का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर में रह रहे हैं आपके 829 आदमी, तो 829 जो है वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जो घटते क्रम में, ये घनत्व की बात हो रही है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और 4 राज्य आपको बताने हैं घटते क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है,
इससे कम किस में होगा, उससे कम किस में होगा, उससे कम किस में होगा, तो हम थोड़ा सा घटते हुए चलेंगे। लेकिन आपका ये क्वेश्चन इंडिविजुअल कर सके भी आपसे पूछा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य में है, तो यहाँ हो जाता है बिहार में जो है 1106 आदमी 1 किलोमीटर में रहते हैं, वो भी स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो 1106 आदमी हो जाएंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028 आदमी रहते हैं, केरल में 860 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और उत्तर प्रदेश का हो जाता है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का ये आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य, ये बढ़ते क्रम में दिखाए गए हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 17 व्यक्ति। इसके बाद मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में 52 व्यक्ति हो जाते हैं, सिक्किम में हो जाते हैं 86 व्यक्ति, और नागालैंड में हो जाते हैं 119। ये हो जाते हैं शीर्ष जो राज्य हैं, और ये बढ़ते क्रम में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को बताया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, ये 4 राज्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। और क्वेश्चन जब बनेगा तो ये चारों ही आपसे पूछे जाएंगे। प्रति 10 वर्षों के मध्य होने वाली जनसंख्या में वृद्धि को दशकीय वृद्धि कहा जाता है। तो दशकीय वृद्धि जो कहा जाता है वो कहा जाता है जो 10 वर्षों के मध्य जो होने वाली जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसको जो है दशकीय वृद्धि कहा जाता है। ठीक, तो ये बड़े अच्छे से जो है हमने आपको बता दिया है। इसके बाद उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, इसको DGR कहा जाता है। और वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा में लेंगे जो पूर्व जनसंख्या थी और गुना कर देंगे उसको 100 से, तो आपकी जो है जनसंख्या निकल कर ये आ जाएगी जो दशकीय वृद्धि है। इसके बाद यहाँ कहा गया है जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 4 राज्य हैं, और यहाँ पर जो है घटते क्रम में उनको बताया गया है। दशकीय वृद्धि वाले 4 राज्य घटते क्रम में, तो सबसे पहले आपका मेघालय आ जाता है, 27.9% की दशकीय वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। इसके बाद थोड़ा सा इससे कम चलेंगे यानी घटते क्रम में, तो अरुणाचल प्रदेश में 26% की जो है वृद्धि दर देखी गई है, बिहार में 25.4% की, और एक आ जाता है मणिपुर जिसमें 24.5% की वृद्धि दर देखी गई है। ये आपको पता होना चाहिए, और ये हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। सारे आंकड़े जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और इनसे आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। बात की गई है न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि है, तो ये दशकीय वृद्धि वाले 4 जिले, अभी हमने बात करी थी जो आपके दशकीय वृद्धि वाले जो 4 जिले हैं सर्वाधिक की बात यहाँ पर की गई थी। अभी हम बात करें न्यूनतम दशकीय वृद्धि, तो न्यूनतम में हो जाएंगे आपके नागालैंड आ जाता है -0.6%, ये सबसे कम रही है, माइनस में गई है नहीं ऋणात्मक रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक रही है वो किसकी जनसंख्या रही है दशकीय वृद्धि। केरल की हो जाती है 4.9%, गोवा की हो जाती है 8.2%, और आंध्र प्रदेश में हो जाती है ये 11%। ये हो जाती है बढ़ते क्रम में, और सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम आपकी माइनस में गई है नागालैंड की दशकीय वृद्धि। क्वेश्चन आपका बार बार यहीं से बनता भी है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लिंगानुपात की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या बटा में लेंगे पुरुषों की संख्या और गुणा कर देंगे हम 1000 से, तो आपका जो है फिर यहाँ पर लिंगानुपात निकल कर आ जाएगा। और यहाँ बताया भी गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो किसका है वो आपको पहले देखना पड़ेगा। तो केरल में हो जाता है 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हो जाती हैं, इसको कहा जाता है लिंगानुपात। तमिलनाडु में 996 हो जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 1000 पुरुषों पर हो जाती हैं 993 महिलाएं, और छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं हो जाती हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो इसको जो है लिंगानुपात यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने बता दिए हैं आपको 4 राज्य घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाता है केवल केरल का, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य हैं कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले यहाँ पर बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम हो जाता है। ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो हो जाती है
9। ठीक है, तो ये सबसे कम हो जाता है हमारे भारत में और ये न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये हो जाता है फिर जम्मू कश्मीर का 889 हो जाता है, सिक्किम का हो जाता है 890 और पंजाब का हो जाता है 895। ठीक है, तो सारे आंकड़े जो हैं 2011 के दिए गए हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके बाद संपूर्ण जनसंख्या में 0.6 वर्ष की आयु वर्ग में से प्रति 1000 बालकों की तुलना में 0.6 वर्ष की आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को जो है शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1000 बालकों की तुलना में 0.6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लेना है और उसमें भी बालिकाओं की जो संख्या उसको शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। शिशु लिंगानुपात, इसमें बालिकाओं की संख्या हो जाती है 0 से 6 वर्ष के, बालकों की संख्या हो जाती है 0.6 वर्ष तक के और गुणा करेंगे हम फिर 1000 से, तो आपका शिशु लिंगानुपात यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जो 4 राज्य हैं, तो इनमें आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। इसमें हो जाता है जो शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा 972, यानी कि 1000 बालकों पर यानी लड़कों पर जो शिशुओं की संख्या है, जो बच्चियों की संख्या है वो हो जाती है आपकी 972। यानी कि आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 972, यानी कि 1000 वहाँ पर बालक हैं यानी लड़के हैं और उन पर जो है शिशु हैं जो 0 से 6 वर्ष के हैं, तो 972 जो हैं वहाँ पर बच्चियाँ हो जाती हैं। तो इसको जो है शिशु लिंगानुपात वहाँ का कहा जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है ये आपका सबसे कम। इसके बाद मिजोरम में 970 हो जाता है, मेघालय में भी 970 और छत्तीसगढ़ में 969 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो जाते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 राज्य। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले आपने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनता है न्यूनतम लिंगानुपात। क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में कहा जाएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात और जो है सर्वाधिक लिंगानुपात को बताइए। तो आपको जो है अगर आंकड़े पता हैं तो आप उसका आंसर फटाक से लगा देंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर दे दे, आपको केवल पता होना चाहिए। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 4 राज्य हैं, बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो हरियाणा में तो आपको बता दिया है 834 हो जाती हैं, सबसे कम है। पंजाब में 846 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में 862 हो जाएगा और राजस्थान में आपका 888 हो जाएगा। ये हो जाते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 4 राज्य। ठीक, तो ये आपको समझ लेना है बड़े अच्छे तरह से। इसके बाद जनगणना में के अंतर्गत आ जाती है हमारी साक्षरता, और साक्षरता से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जाएगा 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के जो व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं उन सभी व्यक्तियों को साक्षर कहा जाता है। तो ये बात है 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं उनको जो है साक्षर कहा जाएगा। और 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग वाली कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को जनगणना की जनसंख्या की साक्षरता दर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो साक्षरता दर की बात की गई है तो साक्षरों की कुल संख्या प्लस 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुना करेंगे 100 से, तो आपका जो है साक्षरता दर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य। सर्वाधिक बताया गया है, सर्वाधिक जो साक्षरता है वो किन जिलों में किन राज्यों में हो जाती है वो भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर घटते क्रम की बात करेंगे, यानी सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा वाला देखना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो हो जाती है केरल की और ये हो जाती है आपकी 94%। ठीक, बहुत बड़ी बात है, केरल में जो है 94% का साक्षरता जो है हो जाती है। इसके बाद मिजोरम में हो जाती है 91.3%, गोवा में हो जाती है 88.7% और त्रिपुरा में हो जाती है 87.2%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ते क्रम की बात की गई है। तो इसमें बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम हो जाती है और ये हो जाती है 61.8%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब का तो खैर ग्राफ बड़ा है बिहार का भी, वो जो अगले आंकड़े आएंगे तब हमें पता चलेगा एक्चुअल कितनी है।
तो यहाँ पर बिहार की जो है सबसे कम मतलब न्यूनतम साक्षरता दर हो जाती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है 65.4%, राजस्थान की हो जाती है 66.1% और झारखंड की हो जाती है 66.4%। ठीक, तो सारे आंकड़े आपकी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है, ये प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। अगर पुरुषों की जो है साक्षरता की बात की गई है तो यहाँ पर घटता क्रम, यानी सबसे पहले जो पुरुष साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा हो जाती है केरल में। ठीक है, 96% लोग जो है वहाँ पर पुरुष साक्षर हो जाते हैं। मिजोरम में 93.3% है पुरुष साक्षरता दर, गोवा में 92.6% है और त्रिपुरा में हो जाती है 91.5%। यहाँ बात की गई है पुरुष साक्षरता दर की। अब यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करेंगे। दोनों क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो न्यूनतम हो जाएंगी जो बढ़ते क्रम में है, तो न्यूनतम हो जाती है आपकी बिहार की। तो बिहार में केवल 71.2% जो लोग हैं वो साक्षर माने जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अरुणाचल प्रदेश में 72.6 है, आंध्र प्रदेश में 74.9 है और मेघालय में हो जाता है 76% हो जाता है जो साक्षरता दर है पुरुषों की। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरह से जब पुरुषों की देखिए तो यहाँ महिलाओं की भी साक्षरता दर देखनी पड़ेगी। तो सर्वाधिक सबसे पहले देखेंगे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आपका केरल ही आ जाता है। ठीक है, और केरल में हो जाती है महिला साक्षरता दर जो है 92.1% यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा मिजोरम की बात करते हैं तो 89.3% हो जाती है जो साक्षरता दर है। गोवा में हो जाती है 84.7% और त्रिपुरा में हो जाएगी 82.7%। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए हमने सर्वाधिक, अब यहाँ पर देखेंगे हम न्यूनतम। तो न्यूनतम महिला साक्षरता जो है ये हो जाते हैं 4 राज्य और ये हो जाएंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में हो जाएंगे तो बिहार में जो है सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर हो जाती है, आंकड़ा है 51.5% का। ठीक है, तो सबसे कम हो जाती है। इसके बाद राजस्थान में भी महिला साक्षरता दर कम है और ये हो जाती है 52.1% केवल। झारखंड में 55.4% है और जम्मू कश्मीर में हो जाती है 56.4%। यहाँ बात की गई है महिला साक्षरता दर की। ये बात है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी कितनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य, तो 4 आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हर बार जो है परीक्षा में 4 ही दिए जाते हैं और अभी एक परीक्षा हुई थी उसमें जो है कम से कम 6 नाम दिए गए थे, तो वो भी उस तरह से भी आपको जो है ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या ये घटते क्रम में बताई गई है, यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो ये हो जाती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या हो जाती है 90% ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पर बिहार आ जाता है 88.7% 2011 की जनगणना के अनुसार। असम में हो जाती है 85.9% और उड़ीसा में हो जाएगी 83.3%। ये बात की गई है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। अभी हमने देखी है ग्रामीण जनसंख्या, अब यहाँ बात करेंगे नगरीय जनसंख्या की। तो प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन से हैं, यह घटते क्रम में बताया गया है। तो नगरीय जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है आपकी गोवा में। गोवा में कितनी नगरीय जनसंख्या है, तो 62.2% हो जाती है, ये हो जाती है नगरीय जनसंख्या। इसके बाद मिजोरम में 52.1%, तमिलनाडु में 48.4%, केरल में हो जाएगी 47.7%, ये हो जाती है नगरीय जनसंख्या। ठीक, तो ये आपको याद रखना है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस में है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हो जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य, तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र में हो जाती है आपकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। कितनी है, तो ये हो जाती है 5,08,18,259 हो जाती है, ये आपकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की बात की गई है तो उत्तर प्रदेश में 4,44,95,063 हो जाती है आपकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है। तमिलनाडु में हो जाएगी 3,49,17,440
और पश्चिमी बंगाल में हो जाएगी 2,90,93,002। ये जो है आंकड़े दिए गए हैं, इनसे आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद न्यूनतम जो जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं, न्यूनतम जिसमें आपकी नगरीय जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात की गई है सिक्किम में जो नगरीय जनसंख्या है वो सबसे कम है और इसमें हो जाती है 1,53,578 नगरीय जनसंख्या हो जाती है सिक्किम में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बढ़ेगी, 3,17,369 हो जाएगी। नागालैंड में हो जाती है 5,70,966 और मिजोरम में हो जाती है 5,71,771। ये बात की गई है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की। सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ आपको दे दी जाती है सभी क्लासों की। ठीक है, अभी एक मैराथन हमारे चैनल पर जो है आपने देखी होगी, उसमें काफ़ी प्यार आप लोगों का मिल रहा है और वो जो मैराथन है वो इंडियन पॉलिटी की है और 7 से 8 घंटे की वो मैराथन है। काफ़ी प्यार हमें मिला है उस वीडियो से आप लोगों का। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा उसकी अगर फ्री पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है टीम के द्वारा। वहाँ जाकर भी आप उसकी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं और बड़े आराम से भी जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ और वीडियो दोनों चीज़ें जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती हैं। और यहाँ कहा गया है अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति की। तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन से हो जाएंगे। यहाँ कहा गया है सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो किस राज्य में हो जाएगी, प्रतिशत की बात यहाँ पर की गई है। तो घटते क्रम में हम बताएंगे। तो यहाँ हो जाता है सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत है वो हो जाता है आपका पंजाब में, और पंजाब में जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है उसका जो प्रतिशत है वो हो जाएगा 31.9%। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में केवल 25.2% अनुसूचित जाति हो जाती है। पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में हो जाती है 20.7%। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो जनसंख्या वाले 4 राज्य, ये पहले बात की गई थी हमारी यहाँ पर प्रतिशत की, और अब बात की गई है जनसंख्या वाले 4 राज्य घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है वो देखने को मिलेगी आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी है टोटल, तो ये हो जाएगी 4,13,57,608। ये टोटल अनुसूचित जाति की जनसंख्या है आपकी उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में 2,14,63,270 हो जाएगी। बिहार में हो जाती है तीसरे नंबर पर 1,65,67,325 और तमिलनाडु में हो जाएगी 1,44,38,445। ठीक है, तो ये अनुसूचित जाति का आंकड़ा है जो आपके घटते क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा जो अनुसूचित जाति है वो किस राज्य में निवास नहीं करती है। तो यहाँ पर 2 राज्य हैं, एक आपका नागालैंड है और एक आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं। यहाँ बात की गई है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 राज्य, और यहाँ पर भी घटते क्रम में बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी हो जाती है ये हो जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मिलेगी देखने को आपकी महाराष्ट्र में कितनी हो जाती है। मध्य प्रदेश में तो 1,53,16,784 ये जनसंख्या है मध्य प्रदेश में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की। इसके बाद महाराष्ट्र में हो जाएगी 1,05,10,213 और ओडिशा में हो जाती है 95,90,756। राजस्थान 4 नंबर पर आ जाता है तो 92,38,534 हो जाती है वहाँ पर एसटी की जनसंख्या। और यहाँ कहा गया है झारखंड जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है, और इसकी जो एसटी की जनसंख्या है वो हो जाती है 6 करोड़, ये हो जाती है 86,45,042। ठीक है, सारी जो आंकड़े हैं इंपॉर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो एसटी जनजाति है, तो जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है ये पाई जाती है आपकी मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद पाई जाएगी आपकी नागालैंड में। प्रतिशत कितना है मिजोरम में? तो 94.4% आपको देखने को मिलेगी एसटी की जनसंख्या, और ये मिलेगी मिजोरम में। इसके बाद नागालैंड में 86.5% हो जाती है जो एसटी की जनसंख्या है। मेघालय में 86.1% अनुसूचित जनजाति हो जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी आपकी 68.8% एसटी की जनसंख्या, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कंटेंट में अगर कोई कमी है, किसी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसके सुधार की कोशिश करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 30.6%, झारखंड में 26.2% और मध्य प्रदेश में 21.1% एसटी की जनसंख्या देखी गई है। ये बात की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरुणाचल, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इसके बाद यहाँ आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार में केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। तो जहाँ भी बात की गई है 2011 की जनसंख्या के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है वो भी हम देख लेते हैं। तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः हो जाता है पुडुचेरी और चंडीगढ़ का, ठीक। तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश के मामले की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। राज्यों की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर पुडुचेरी आ जाता है और तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर चंडीगढ़। लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप कहाँ है? ये भारत है, और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है भारत के जो है पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाती है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की बात की गई है तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको अगर ये आंकड़े पता हैं तो आप क्वेश्चन को जो है फटाक से लगाकर चले आएंगे। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है लक्षद्वीप। तो एक भारत के राइट साइड में है और एक भारत के जो है लेफ्ट साइड में है। तो राइट वाला जो है ये बड़ा हो जाता है सबसे, और जो लेफ्ट वाला ये हो जाता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद बात की गई दादरा और नगर हवेली। ये 55.9% सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो जाता है। और इसके अलावा लक्षद्वीप जो है ये 6.3 न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, आपको बता देना है दादरा और नगर हवेली में। एक क्वेश्चन आपका बनेगा न्यूनतम 10 की वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है, तो ये हो जाती है लक्षद्वीप में 6.3%, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। इसके बाद दिल्ली जो है 11,320 जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 जो है यहाँ पर न्यूनतम जनगणना घनत्व हो जाता है। इसमें केवल 1 वर्ग किलोमीटर में 46 आदमी निवास करते हैं। जबकि दिल्ली की बात करते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं आपके 11,320 लोग। और यहाँ पर कहा गया है पुडुचेरी में 1037 जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं देखने को मिलती हैं। और वहाँ पर दमन और दीव ये 618 हो जाता है जो आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो दमन और दीव में 1000 पुरुषों पर 618 जो है महिलाएं देखने को आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो 968 सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात हो जाएगा। और शिशु लिंगानुपात में ये हो जाता है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को यहाँ पर काउंट किया जाता है।
इधर दिल्ली की बात करते हैं तो 871 हो जाता है, जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है और न्यूनतम लिंगानुपात हो जाएगा आपका 871, जो आपका दिल्ली में हो जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात की गई है तो सर्वाधिक साक्षरता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सर्वाधिक जो साक्षरता है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो ये हो जाएगी 91.8%, और ये सर्वाधिक साक्षरता हो जाती है केंद्र शासित प्रदेश में। इसके अलावा इसके उलट बात करेंगे, जो न्यूनतम साक्षरता है तो न्यूनतम हो जाती है दादरा और नगर हवेली की, ये हो जाती है केवल 76.2%। और यहाँ बात की गई है ओवरऑल की, यानी महिलाओं पुरुष की दोनों की यहाँ बात की गई है। लक्षद्वीप की हो जाती है 91.8, दादरा और नगर हवेली की हो जाती है 76.2, जो सबसे कम है। इसके अलावा लक्षद्वीप में अगर बात करेंगे पुरुषों की जो साक्षरता दर है, तो पुरुषों की हो जाती है 95.6%, और दादरा और नगर हवेली में बात करेंगे तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है ये हो जाती है 85.2%। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको एक बार पूरा ये वीडियो देख लेना है। इसके बाद लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 87.9%, ये सर्वाधिक महिला साक्षरता देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। महिलाओं की बात की गई है, सर्वाधिक जो साक्षरता है ये हो जाती है लक्षद्वीप में, और 87.9% हो जाती है सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक, दादरा और नगर हवेली की बात करते हैं तो ये हो जाती है 64.3%, और ये न्यूनतम महिला साक्षरता दर हो जाती है किसी केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक, तो सबसे कम जो न्यूनतम यानी महिला साक्षरता दर है ये आपकी दादरा और नगर हवेली की हो जाती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये हो जाती है लक्षद्वीप में 87.9%। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या आपकी हो जाती है। तो केंद्र शासित प्रदेश है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो हो जाता है ये है आपका दिल्ली। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या ये हो जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या ये किस में है, तो ये दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या किस में है, तो ये हो जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद चंडीगढ़ की बात की गई तो 18.9% ये हो जाती है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा। दिल्ली सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला यानी 28.12 लाख केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ बात की गई है चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति देखने को मिलती है। कितनी हो जाएगी, तो 18.9% जो अनुसूचित जाति है वो देखने को मिलती है आपकी चंडीगढ़ में। आंकड़े आपको जो है याद रखने हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाता है चंडीगढ़ सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला, और इसके बाद दिल्ली जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है ये हो जाती है आपकी 28.12 लाख। ठीक है, जो सर्वाधिक जनसंख्या पूछी जाएगी अनुसूचित जाति की वो हो जाती है 28.12 लाख दिल्ली में, और प्रतिशत पूछा जाएगा तो वो हो जाता है आपका चंडीगढ़ में। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है, कोई भी अनुसूचित जाति लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है। कोई भी अनुसूचित जाति यानी जो एससी है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। लक्षद्वीप की बात की गई है तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो लक्षद्वीप में है, और ये हो जाती है वहाँ की 94.8%। ये बात की गई है केंद्र शासित प्रदेश की, तो 94.8% जो वहाँ की जनसंख्या है वो आपकी एसटी हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे जो दादरा और नगर हवेली है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति। ये आंकड़ा है, ये कहा गया है 1,78,564 जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति देखने को मिलेगी दादरा और नगर हवेली में। प्रतिशत की बात की गई है तो लक्षद्वीप में है, और संख्या की बात की गई है तो दादरा और नगर हवेली में हो जाती है एसटी की संख्या। इसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में से कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। तो दिल्ली में कोई आपका अनुसूचित जनजाति का नहीं मिलेगा, चंडीगढ़ में भी नहीं मिलेगा, और पुडुचेरी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और चलिए दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है आज का ये समाप्त होता है यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसके सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।